हेलो बच्चों, मैं राम प्रकाश गुप्ता आप लोग को कक्षा 5 में विज्ञान पढ़ा रहा हूँ, जिसमें पाठ 2 जंतुओं का संसार, वर्ल्ड ऑफ द एनिमल्स। अभी अब तक हम लोगों ने देखा मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जंतु एवं जल व जल के आसपास रहने वाले जंतु, और अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि उभयचर जंतु। कौन? उभयचर जंतु। उभयचर जंतु से कुछ जंतु होते हैं जो कि जल और थल दोनों स्थानों पर रहते हैं। कहाँ? जल व थल दोनों स्थानों पर। जो जंतु जल व चर दोनों स्थानों पर रहते हैं उन्हें हम उभयचर जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयचर जंतु कहते हैं। जैसे मेढक पानी में रहता है तो वह पानी में क्या करता है? घुली ऑक्सीजन को त्वचा के द्वारा ग्रहण करता है, अर्थात भूमि पर वह जब रहता है तो फेफड़ों की सहायता से वह सांस लेता है। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि मेढक क्या है? उभयचर जंतु की श्रेणी में आता है। और भी हैं, जैसे टोड है, कछुआ है। क्या है? टोड, कछुआ, मेढक। ठीक है, ये मेढक के अलावा टोड, कछुआ, मगरमच्छ एवं बत्तख, ये भी क्या हैं? उभयचर जंतु की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि वायु में उड़ने वाले पक्षी, बर्ड्स फ्लाइंग इन द एयर। वायु में उड़ने वाले पक्षी हम देखते हैं कुछ जंतु जैसे पक्षी, कीड़े मकोड़े, चमगादड़ आदि अपना जीवन क्या करते हैं? अधिकांश समय आसमान में ही उड़ाते हैं, व्यतीत करते हैं। ये जंतु क्या कहलाते हैं? नभचर जंतु कहलाते हैं। नभचर मतलब नभ माने आकाश होता है। ठीक है, तो नभचर मतलब जो आकाश में उड़ते हुए अपना जीवन व्यतीत करें उसे हम नभचर जंतु कहते हैं। पक्षी क्या करते हैं? अपने पंखों की सहायता से उड़ते हैं। ऐसे उड़ने वाले पक्षियों में क्या है? कंकाल बहुत ही हल्का होता है, बहुत ही मुलायम होता है। उसके हड्डियां होती हैं बहुत ही कमज़ोर होती है, बहुत हल्का होता है, इससे वे उड़ने की समय भारों को क्या करते हैं? कम कर देते हैं। और इनकी अधिकांश हड्डियां क्या होती हैं? खोखली होती हैं। पक्षियों की अधिकांश जो हड्डियां होती हैं वो खोखली होती हैं। मतलब इन पक्षियों के अंदर एक डायना होता है, डायने। जैसे हंस होता है, हंस जैसे बड़े पक्षी के लगभग 25,000 डायने होते हैं। अगले वाले डायने पक्षियों को उड़ने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं, जबकि मतलब छोटे टुकड़े, हड्डियों के छोटे टुकड़े, जबकि पिछले डायनों का प्रयोग संतुलन बनाने और रुकने में किया जाता है। ठीक है, इस तरह से वायु में उड़ने वाले पक्षी भी, जैसे सबसे छोटी को पता है कि दुनिया की सबसे छोटी बर्ड जो है क्या होता है? वो है हमिंग बर्ड, जो कि सबसे छोटी होती है और उड़ने के लिए अपने पंखों को क्या करती है? फड़फड़ाती है। हाँ, एक चीज़ और, जैसे चील होता है, चील क्या है? ये अन्य पक्षी की तरह अपने पंखों को क्या करता है? फड़फड़ाता नहीं है, बिना फड़फड़ाए ही उड़ सकता है ये। ठीक है, और पक्षियों की जो पूँछें होती हैं, उस पूँछ जो होती हैं, पूँछ उड़ते समय जैसे दिशा बदलने के लिए, जैसे बाएँ हैं तो दाएँ मुड़ जाती हैं, फिर इधर पूरब हुए पश्चिम हो जाती हैं। ये कैसे होता है? उनके पूँछ के द्वारा ही दिशा बदलते हैं। उनकी पूँछ जो है उनको दिशा बदलने में क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। कुछ जंतु जैसे हैं वो शुतुरमुर्ग हुआ, पेंगुइन हुआ, ये उड़ नहीं सकते। इनका शरीर क्या होता है? कम विकसित होता है, इनका विकास बहुत कम हुआ रहता है, जिससे ये उड़ नहीं पाते हैं और इनके पंख भी विकसित नहीं हुए होते हैं। तो पक्षियों की देखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ये भूमि पर स्थित शिकार भोजन को बहुत ऊंचाई से भी हम देख सकती हैं। ठीक है, और जो उनकी चोंच होती है वो भोजन को चुगने के लिए, दाना चुगने के लिए बहुत ही विकसित होती है। ये भी हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न पक्षियों के चोंच भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, किसी की चोंच नुकीली होती है और किसी की छोटी व कठोर होती है, जैसे गौरैया, मुर्गी इत्यादि। इनकी जो चोंच होती है नुकीली, छोटी व कठोर होती है। मांसाहारी पक्षी जैसे वो चोंच मुड़ी हुई नुकीली होती है, जो मांस चीरने फाड़ने में सहायता करती है। जैसे गिद्ध हुआ, बाज हुआ, गरुड़ हुआ, जो ये सब क्या है? इनकी चोंच बहुत ही टेढ़ी टाइप होती है, इस टाइप की। इससे वो शिकार को आसानी से फाड़ सकते हैं, चीर सकते हैं। ठीक है, और जो पक्षी जल में होते हैं, जल में स्थित छोटे पौधों को कीड़ों को खाते हैं, वो उनकी चोंच लंबी व चपटी होती है। जैसे बत्तख हुआ, इसकी चोंच क्या होती है? लंबी होती है और चपटी होती है। जैसे हंस हुआ। ठीक है,
इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रवास, माइग्रेशन। ठीक है, प्रत्येक वर्ष पतझड़ के समय कई पक्षी क्या होते हैं, कठोर सर्दी से बचने के लिए गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में चले जाते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रवास करते हैं। किसकी तलाश में, भोजन की तलाश में। और यह भी रहस्य है कि कैसे ये प्रतिवर्ष प्रवास के दौरान अपने निश्चित स्थान पर पहुंच जाते हैं। मतलब बिना ये कंफर्म नहीं हो सका है कि हाँ वो कैसे उसी समय जो है अपने प्रवास को उसी निश्चित स्थान पर करते हैं जहाँ पे वो हमेशा आते हैं। ऐसा अनुमान है कि ये दिन में सूर्य और रात्रि में तारों चंद्रमा के द्वारा संचालित होते हैं। कुछ भूगोल स्वरूप जो से भौगोलिक स्वरूपों के द्वारा, जैसे नदियाँ, पर्वत जैसे भूमि चिन्हों का उपयोग भी करते हैं ये। कुछ पक्षी अकेले प्रवास करते हैं, जैसे अधिकांश पक्षी यात्रा करते हैं। और स्टार्टलिंग पक्षियों के समूह, पक्षियों की संख्या लाखों में हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि प्रयागराज में माघ मेले के समय जो चिड़िया आती है वो प्रवासी पक्षी होती है। वो साइबेरियन पक्षी होती है, जो कि बताइए साइबेरिया से यहाँ तक अपना यात्रा ख़त्म करती है और यहाँ हर वर्ष आती है। यही है, उसकी संख्या लाखों में हो सकती है। ओके। हंस और बत्तख भी बहुत बड़ी संख्या में क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। ये हंस जो होते हैं अंग्रेजी के वी आकार में उड़ते हैं। वे नेतृत्व के द्वारा ही मुड़ते हैं। आगे वाला जब से हंस रहेगा उसी तरह से पीछे वाला भी वो पीछे पीछे जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स।